Okay, hi friends, welcome. Today is, I guess, the sixth lesson number 6. Yes, 7 hoga. I'm forgetting of our Vedic astrology course, and all of you welcome. और आज से जो हम जो टॉपिक्स शुरू कर रहे हैं, you can call them the basics of advanced basics कह लीजिए. नाउ वी वो याद करने वाला जो था कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं और कितने ज़ोडिएक साइंस हैं, थोड़ा सा अरिथमेटिकल जो पार्ट था 30 डिग्रीज का होता है, एंड कितने डिग्रीज कितने सेकंड्स का घर होता है, नक्षत्र होते हैं, ऑल दैट वी हैव फिनिश्ड. नाउ अब हम आ रहे हैं, एक्चुअली वी आर नाउ स्लोली ग्रेजुएटिंग टुवर्ड्स द प्रेडिक्टिव पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी. अब आप लोग मुझे बताइए, ऑल ऑफ यू जिसने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ा हुआ है, विनोद इज नॉट हियर, ललित जी बताएंगे मुझे. आज का जो चैप्टर है ना, टुडेज चैप्टर इज द नेचर ऑफ प्लैनेट्स. जी. कौन सा प्लैनेट शुभ होता है, शुभ फल देगा, कौन सा प्लैनेट जो है वो अशुभ होता है, राहु केतु का क्या स्टेटस, उनके क्या स्टेटस होता है. आई वुड जस्ट लाइक कि आई जस्ट वांटेड कि मुझे एक आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों को क्या पता है, वॉट एवर यू नो, इफ यू नो समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ प्लैनेट्स. आप लोगों ने क्या पढ़ा है? ललित जी, आई स्टार्ट विथ यू, क्योंकि आपने ही कोर्स किया हुआ है. आपने जो पढ़ा है या आपको जो भी पता है, आप मुझे बताइए कि आप लोग शुभ और अशुभ ग्रह को कैसे कैटेगराइज करते हैं. सर, कुछ ग्रह तो नैसर्गिक रूप से शुभ है, अशुभ है. तो नैसर्गिक का कॉन्सेप्ट हम लेंगे तो उसमें तो यूं है कि जैसे बृहस्पति है, ये शुभ ग्रह है, शुक्र शुभ ग्रह है. लेकिन अगर भावों को लेके चलेंगे तो उसमें वो शुभत्व जो है उसमें परिवर्तन आ जाएगा. कैसे? जैसे लगन के साथ मान लें कोई ग्रह अष्टमेश भी है तो उसकी जो बेनिफिक नेचर है उसमें चेंज आ जाएंगे. अच्छा. अब जैसे केंद्र या त्रिकोण को लेके चले तो ये योग कारक ग्रह हो गया. नहीं, योग कारक तो मान लो अपनी जगह है, वो छोड़ दीजिए. जी. अच्छा, हाँ बताइए, आप आगे बोलिए. जी. अब जैसे मैलिफिक ग्रह है, शनि है, और शनि जो है चौथे और पांचवें घर का स्वामी हो रहा है तो वो योग कारक ग्रह हो जाएगा. वो तो योग कारक ग्रह हो जाएगा, हाँ ठीक है. हाँ. शनि जैसे है ना, जबकि वो शनि नैसर्गिक तुला, रूप से जैसे तुला तुला और इसके लिए क्या नाम है, हाँ. वृषभ के लिए योग कारक ग्रह होता जी है. जी ठीक है, वो जी जी चीज वो नहीं पूछ रहा हूं मैं. जी जो शुभता और अशुभता एज ए ग्रह शनि, आप योग कारकता की बात छोड़ दीजिए. जी शनि को जी. आप कैसे, किस कैटेगरी में रखते हैं कि शनि क्या वो हमेशा खराबी फल देगा, या कैसे? आप लोगों को क्या पता है? नहीं, नैसर्गिक रूप से तो हम उसको कह नहीं सकते ना कि वो टोटली ही मतलब बैड रिजल्ट्स देगा अपने. ठीक है. अब ये और तो उसके स्वामित्व पे निर्भर करता है, अकेला उससे हम जजमेंट कैसे लेंगे. अच्छा, ठीक है. ओके. जी. और ऐसी भी कोई वो है, थ्योरी है, या आप जो पढ़े हैं, जो रूल्स हैं उसमें, कि केंद्र के अगर अशुभ ग्रह, नेचुरल जिसको आप अशुभ ग्रह कहते हैं, वो हाँ. स्वामी वो स्वामी हो जी. जाते हैं तो वो शुभ हो जाते हैं, वो शुभ नहीं, फल देंगे. वो कॉन्सेप्ट ये रहा ना जी कि बेनिफिक प्लैनेट्स अगर केंद्र के ऑनर हो जाते हैं, स्वामित्व तो अगर वहाँ केंद्र का है उनका, तो ऐसे में उनके सुबत्व में कमी आ जाएगी. कमी आ जाएगी. ऐसे शुक्र अगर हाँ. केंद्र का स्वामी हो जाएगा, है ना, तो उसकी जी शुभता में जी कमी आ जी. जाएगी. ये है. कमी ठीक आ है. जाएगी. हाँ. और ओके. मैलेफिक अगर केंद्रों के स्वामी हो जाएं तो वो उनका जो पापत्व है वो कम हो जाएगा. ठीक है. मतलब वो हाँ. अच्छा फल मैलेफिक. दे हाँ. सकते हैं, ये मतलब है. नहीं, ये ठीक है. तो नहीं कह सकते लेकिन उनकी जो मैलेफिक नेचर है ना वो काफी उसमें कमी आ जाएगी, रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है. एनीबडी एल्स, whatever you have learned in Vinod ji, we are talking about the nature of planets today. That is the topic. Okay. Oh, yeah, sir. Thank you. Malefic planets and benefic planets. Yeah. Shubh grah or Ashubh grah.
Right. तो आप बताइए मुझे, आप लोगों ने जो पढ़ाई की है, you have also done a course, no? Yes, sir. Yes. How do you define a malefic planet and how do you define a benefic planet? अशुभ Actually, ग्रह कौन है और शुभ ग्रह कौन है? I have done 2-3 courses. In the end, what I understood is that every planet is good and bad. Like every planet. See, it has its own negative connections and it has its own positive status. So they do give good and they do give bad. And especially I have done the Nadi also. So which nakshatra they belong to, in which sublord they are. अभी तो ठीक है, ओके, यू डन नाड़ी. अभी नाड़ी और केपी हम लोग नहीं बात करेंगे. वी आर जस्ट प्योरली पराशरी वैदिक की बात कर रहे हैं. For Vedic, there are two types. That is natural malefics, natural benefics, and functional malefics and functional benefics. So in that way also there's a difference. That's what I have learned. And regarding what you were talking now, just now, regarding the lots of the quadrants, what my colleague, my classmate has said, the same thing. I have also studied that. Okay. It reduces their malefic and benefic. Okay. ठीक है. Okay, now see, अर्पित, आपका भी कोई बैकग्राउंड है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में? नहीं सर, सिर्फ वीडियोस देख के ही सीखा है. तो ऐसे कोई फॉर्मल कोर्स तो ये वीडियोस भी हमें लगता है आपने केपी के ज्यादा देखे होंगे. सर दोनों के ही देखे हैं. अच्छा, एनीवे, चलो एनीवे, तो जिनको पता था, सुमंत जी ने भी शायद कुछ किया हुआ है ना. सुमंत जी आपको वैदिक नहीं जानकारी है सर. नहीं, वैदिक नहीं. डेविड, where do you stand with Vedic? Sir, I have done some courses on Vedic. मैंने पढ़ा हुआ है Vedic. मैंने anyway, सप्तऋषि से पढ़ा हुआ है. अच्छा, आपने सप्तऋषि से पढ़ा हुआ है. ठीक है. एनीवे, तो मैं जो कह रहा था कि आपने जो भी वैदिक में पढ़ा हुआ है उससे थोड़ा सा हमारा सिस्टम्स अप्रोच डिफरेंट है. इसमें कोई भी प्लैनेट जो है ना, देखिए, नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल मैलेफिक का कॉन्सेप्ट नहीं है. नो प्लैनेट इज अ नेचुरल बेनिफिक एंड नो प्लैनेट इज अ नेचुरल मैलेफिक इन सिस्टम्स अप्रोच. दे आर आइदर फंक्शनल मैलेफिक और फंक्शनल बेनिफिक. जो भी है वो अभी हम पढ़ेंगे कैसे, व्हाट वी एग्जैक्टली मीन बाय फंक्शनल मैलेफिक एंड फंक्शनल बेनिफिक. What according to the lagna, how they function as a malefic and how they would function as a benefic. ये उसमें और थोड़ा सा जो आप लोगों ने पढ़ा है उसमें डिफरेंस है. नेचर ऑफ प्लैनेट्स अलग चीज है. जैसे मंगल है. मंगल इज अ वायलेंट ग्रह है. अ वायलेंट ग्रह नीड नॉट बी अ मैलेफिक और अ बेनिफिक. वायलेंट है, थोड़ा सा वो काम, मतलब किसी काम को भी करेगा तो वो एकदम से धमाका करके करेगा. शनि जो है, अगेन इट्स अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट. आराम से काम करेगा. तो वो नेचर ऑफ प्लैनेट है. उससे बेनिफिक से और मैलेफिक से कोई मतलब नहीं है. कैसे बेनिफिक और मैलेफिक हम सिस्टम्स अप्रोच में उसका क्या कॉन्सेप्ट है, हम आज उसको पढ़ेंगे. एंड यहीं से हमारी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी अंडर सिस्टम्स अप्रोच शुरू होती है. तो आई एम गोइंग टू ओपन अ स्क्रीन और इसको आज देखिएगा ध्यान से. इट्स क्वाइट सिंपल. systems approach is comparatively much simpler and straightforward than compared to many of the other variants that you may have. जो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको वेरिएंट्स ही हम कहेंगे. तो हम हमारे समझ से काफी सिंपल है. एंड दैट यू विल रियलाइज as we go along that it's not as as confusing as, I will not call it confusing, but हाँ, जैसा आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लंबा कोर्स, 2-2 साल का कोर्स होता है. उसमें बहुत सारे योग हैं, ये है. there is no concept of yoga etc. here in systems approach. So now we finished the mugging up part as such. I'll call it the mugging up part. वो हमने खत्म कर दिया है. Now we are coming to the main constituents of systems approach. So today's topic is
functional nature of planets in the systems approach in Vedic astrology. I'm going to open a screen. Okay, स्क्रीन आ जाएगी तो बताइएगा मुझे. अपने अपने वीडियोस आप लोग अनपिन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर वो स्क्रीन में नजर नहीं आएगा. स्क्रीन आने से बताइएगा मुझे. लेट मी नो. आ गई है सर. आ गई है ना. ओके, देखिए लिखा हुआ है हमने. दिव्या जी, आर यू बैक? आप चली गई थी. आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज Yes, sir. Yes, sir. Actually, my laptop got shut. ओके, सो नाउ देखिए हमने यहाँ लिखा है फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स. सिस्टम्स अप्रोच में प्लैनेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. दे आर आइदर फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स और दे आर फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स. दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. कोई फिक्स्ड नहीं है कि कौन सा any given planet is a malefic or any given planet is a benefic. It varies. लग्न पे डिपेंड करेगा वो फंक्शनल मैलेफिक है या फंक्शनल बेनिफिक है. तो रूल क्या है? इट्स वेरी सिंपल. दो रूल है सिर्फ. एनी प्लैनेट विद इट्स मूल त्रिकोण राशि. आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने मूल त्रिकोण वाला कॉन्सेप्ट, मूल त्रिकोण राशियां जो हैं ग्रहों की, वो याद कर ली होंगी. बिकॉज वो जब याद अगर नहीं होगी तो आपको प्रोसीड करने में, आगे बढ़ने में दिक्कत होगी. नहीं की है तो माय रिक्वेस्ट टू यू इज कि उसको कल तक जरूर याद कर लीजिएगा. अभी तो आप समझ लीजिए. मूल त्रिकोण राशि वैसे जरूर याद हो गई होगी फिर भी. एनीवे, एनी प्लैनेट विद इट्स मूल त्रिकोण राशि in the 6th, 8th or 12th house of any horoscope is a functional malefic planet for the horoscope. Okay. Badly placed Rahu and Ketu are also functional malefics in any horoscope. Henceforth functional malefic को हम FM डालेंगे. Short form is, abbreviation is FM. ठीक है. Functional benefic planets क्या होंगे? All other planets besides the above are functional benefic planets. इसका मतलब क्या हुआ? इसको समझते हैं हम जरा सा. ये एक टेबल यहाँ बनाया हुआ है, इसको बाद में देखेंगे. Don't concentrate on this table right now. See now, look, this is a horoscope. In any horoscope, the 6th house, the 8th house, and the 12th house. These three houses are called the malefic houses. ये दुष्ट भाव कहे जाते हैं. मैलेफिक हाउसेस मतलब ये अमूमन खराब करते हैं. छठा, 8वां और 12वां ये सभी में है. ठीक है. दिस इज इन केपी. आप लोगों ने भी पढ़ा होगा. ये सभी में है. दिस इज कॉमन. 6, 8 और 12. ठीक है. तो फंक्शनल मैलेफिक क्या हुआ? जिस भी प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि, रिमेंबर मूल त्रिकोण राशि, छठे, 8वें या 12वें में पड़ेगी, वो जो है it will become that planet that will become a functional malefic planet for any horoscope. अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा वो करते हैं यहां पर.
you know, लग्न क्या है इसमें? Taurus. लग्न टॉरस है, ठीक है। Taurus. अब आप देखिए टॉरस की, टॉरस लग्न में ये देखिए कि 6th, 8th और 12th हाउस, 6th, 8th और 12th हाउस में, 6th हाउस में कौन सी राशि है ये? यहाँ पे देखिए 6th हाउस में कौन सी राशि है ये? लिब्रा। लिब्रा। इज इट द मूल त्रिकोण राशि ऑफ एनी प्लैनेट? शुक्र। Venus. सॉरी, वीनस। वीनस का शुक्र 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 मूल त्रिकोण राशि। सो फॉर अ टॉरस लग्न वीनस बिकम्स ए फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट, मतलब वो अशुभ ग्रह हो जाएगा। अब यहां पर आइए देखिए 8th हाउस में कोई मूल त्रिकोण, ये क्या नंबर 9 नंबर किसका होता है? 9 नंबर किसका होता है? बृहस्पति। मूल त्रिकोण राशि है कि जुपिटर। नहीं है ये बृहस्पति की? जुपिटर की है सर। जुपिटर। तो चूंकि 8वें भाव में, टॉरस लग्न के 8वें भाव में जुपिटर का स्वामित्व होता है, तो जुपिटर बिकम्स अनदर फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट फॉर एनी टॉरियन लग्न, एनी टॉरियन, एनी पर्सन बॉर्न विद टॉरस लग्न, एक शुक्र और एक जुपिटर, ये दो। और यहां पर 12th हाउस में देखिए किसकी राशि है? एरिस, मार्स है। मूल त्रिकोण है मार्स की कि नहीं? यस। मूल त्रिकोण है ना। तो नाउ ये देखिए 6th, 8th, 12th तीनों में मूल त्रिकोण राशियां बैठी हुई हैं। तो ये जिन ग्रहों की राशियां हैं, ये 3 ग्रह टॉरियंस के लिए, 3 ग्रह टॉरियंस के लिए ये अशुभ ग्रह हो जाएंगे। दे विल बिकम मैलेफिक प्लैनेट्स फॉर ऑल टॉरियंस, दे विल बिकम मैलेफिक प्लैनेट्स। यहां पर देखिए हमने एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ राइट साइड में टॉरस के सामने देखिए राहु केतु सबके लिए, हम एक्सेप्शंस हैं बट एज अ रूल सबके लिए राहु केतु आर कॉमन, दे आर कॉमन अशुभ ग्रह, ओके। और इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स है। ये असेंडेंट, असेंडेंट किसका है? टॉरस का। देखिए वीनस, जुपिटर एंड मार्स, ये यहाँ पर इस तरीके से वीनस, जुपिटर, मार्स फॉर टॉरियंस अशुभ ग्रह माने जाते हैं। दे आर फंक्शनल मैलेफिक्स, they will function as malefics, function as malefics मतलब वो अशुभ ग्रह देंगे। दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं, वो हम पढ़ेंगे एज वी गो अलोंग। कितना फंक्शनल मैलेफिक है, कितना कैसा फल देंगे, क्या हमेशा ही खराब देंगे, वो बात की जिद्दत। अभी हमने एक जनरल पढ़ाई कर रहे हैं। इसी प्रकार से लेट अस टेक से, इसको हम मिटा देते हैं, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। 2 एग्जाम्पल लेंगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये हम मिटाते चलते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर असेंडेंट लॉर्ड होने का फर्क नहीं पड़ना चाहिए? जैसे टॉरस के लिए वीनस और स्कॉर्पियो के लिए मार्स असेंडेंट लॉर्ड है। तो ऑल्दो मूल त्रिकोण राशि 6, 8 या 12 में है, लेकिन देन इट शुड बिकम न्यूट्रल, इट शुड नॉट बी मैलेफिक। मैं सारा आपका सवाल कर रहा हूँ, पहले मैं समझा लेता हूँ, उसके बाद ना फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है जी। ओके। ये लग्न वाइज
सारे लग्न तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि टेबल यहाँ मैंने दे दिया है, लेकिन आपको खाली समझाने के लिए एक दो और लग्न बना करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, देखिए जैसे से सब विल टेक 3 एग्जांपल्स, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आज खाली यही टॉपिक रखा है हमने और कुछ नहीं रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ओके, ये कौन सी लग्न है? सिम्हा। लियो। हाँ, लियो। लियो का स्वामी कौन है? सन। ठीक है, ओके। 6th हाउस में देखिए कौन सी राशि है? किसी की मूल त्रिकोण नहीं है सर, हाँ, किसी की मूल त्रिकोण नहीं है। नहीं, किसकी राशि है? सैटर्न की है। सैटर्न। सैटर्न की है। क्या ये मूल त्रिकोण है? नहीं। नहीं है ना। तो सैटर्न विल नॉट बिकम अ मैलेफिक फॉर दिस लग्न। लियो के लिए सैटर्न मैलेफिक नहीं होगा, ओके, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि 6th में नहीं है। अब आइए आप 8th हाउस में आइए, ये क्या है, किसकी राशि है? लेट समबडी एल्स आंसर। Pisces किसकी है। राशि है? किसकी राशि है? Pisces. पाइसिस। क्या ये मूल त्रिकोण राशि है? No, sir. हाँ, No. नहीं है। Who is the owner of Pisces? Who is the lord of Pisces? Jupiter. So Jupiter does not become a malefic or a functional malefic for this lagna. Okay. Now come to the 12th house. 12th house में कौन सी राशि है? Cancer. Cancer. Who is the lord of Cancer? Let Divya ji answer, please. Moon. Is Cancer the मूल त्रिकोण राशि of Moon? Yes, sir. It is. Okay. So मूल त्रिकोण राशि of Moon is in the 12th house. Therefore, for Leo ascendant horoscope, Moon becomes a malefic planet. Okay. this आपको यहाँ इसमें भी मिल जाएगा, इसमें आपको मिल जाएगा। This table is will be a ready reckoner. इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी याद के। You need not memorize this. If this concept is clear, you need not memorize this. So यहाँ पर टॉरस में हमने देखा था 3 फंक्शनल मैलेफिक्स हैं टॉरस लग्न में। भारतवर्ष की लग्न टॉरस है, 3 फंक्शनल मैलेफिक है। 2 तो कॉमन है, राहु केतु। उसके बहुत सारे कंडीशंस हैं। राहु केतु अच्छा भी करते हैं, बट जनरली कंसिडर्ड एज मैलेफिक्स। टॉरस के 3 हैं। लियो का सिर्फ एक ही है, जस्ट 1, दैट इज मून। बिकॉज 6ठे और 8वें भाव में कोई भी मूल त्रिकोण राशि नहीं बैठी हुई है। 12वें भाव में कैंसर है, चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि। दैट इज व्हाई मून बिकम्स अ functional malefic for this Leo horoscope. Okay, clear? One more example I'll show you, then I'll answer what जो आप बोल रहे थे। एक और हम लेंगे, उसको समझना। सर कंट्रोल Z कीजिएगा, कंट्रोल Z। क्या होगा उससे? इसे पूरा अंडू हो जाएगा। जो 4 जब नंबर लिखा है ना, वो सारे अंडू हो जाएंगे। कंट्रोल Z। तो फिर आ रहा है यार ये। आराम से कीजिए, आराम से कीजिएगा।
नहीं नहीं, कंट्रोल वाई कीजिएगा अभी। ए के मतलब कंट्रोल जेड अभी कंट्रोल जेड मतलब आराम से कीजिएगा, कंट्रोल जेड या कंट्रोल जेड। ओके ओके, कंट्रोल जेड। ये थोड़ा आप लोग बताते जाइएगा मेरे को भाई ये सब। ओह दैट्स वेरी गुड यार। कोई नहीं सर, गुड इंटेंशन। कौन बोल रहे हैं? डेविड। थैंक यू डेविड। श्योर सर। कुछ इनाम देना पड़ेगा मेरे को। कंट्रोल जेड बस। चलिए, थैंक यू। अच्छा, अब ये एक और एग्जांपल है, और लवली, दैट वाज ग्रेट, सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम। Control Z, मतलब that will undo, Control Z will undo what I have done. Control Y will redo. Okay, Control Y will redo. Okay. Redo. Okay, this is a Gemini Lagna horoscope. इसमें आप लोग देख के बताइए मूल त्रिकोण, ये फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट कौन कौन से होंगे? Who can tell me? सर इसमें तो कोई नहीं। कोई भी नहीं है जी। कोई नहीं है ना? ठीक, बिकॉज तीनों भाव में कोई भी मूल त्रिकोण राशि नहीं है, तो जेमिनी लग्न के लिए कोई भी फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट नहीं होता है। ये टेबल में देखिएगा, सिर्फ राहु और केतु लिखा हुआ है यहाँ, ओनली राहु एंड केतु जेमिनी लग्न में। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब आप लोग बताइए मुझसे क्या पूछ रहे थे, कौन? somebody was asking me something. जी सर, मैं पूछ रहा था कि अगर असेंडेंट लॉर्ड फंक्शनल की मूल त्रिकोण राशि 6, 8 या 12 में आ गई तो इट शुड, instead of becoming malefic it should become neutral, क्योंकि ascendant is the most important house. नहीं, सिस्टम्स अप्रोच में आपका मैं मतलब कहने का, अब मैं बता देता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। I'll show you. Control Z ना? Yes sir, Control Z. आप यही बोलना चाह रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। तो टॉरस और स्कॉर्पियो के लिए ये वीनस और मर्क्यूरी शुड मार्स शुड बिकम, ये न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट, न्यूट्रल इंस्टेड ऑफ बिकमिंग का मैलेफिक। कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट नहीं है। मार्स विल बी अ फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट फॉर स्कॉर्पियो लग्न। मार्स विल बी अ फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट, न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो हम पढ़ेंगे, आपको आगे अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेम विल बी विथ टॉरस आल्सो, ठीक है। सेम विल बी विथ टॉरस आल्सो, वो हम पढ़ेंगे। तो अच्छा देखिए, इसी प्रकार से फिर हमने ये यहाँ पर टेबल बना दिया है, ठीक है। ये टेबल हमने बना दिया है, और ऊपर क्या हमने लिखा है? फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स कौन से हैं? All other planets besides the above are functional benefic planets. तो हर एक लग्न के लिए जो फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स यहाँ डिसाइड होते हैं, if their 6th, 8th and 12th are मूल त्रिकोण राशिज, तो उनके लॉर्ड्स जो हैं फंक्शनल मैलेफिक हो गए, उनके एंड राहु केतु। तो जिनके 3 हुए तो +2, जैसे राहु टॉरस के 5 फंक्शनल मैलेफिक्स हो जाएंगे। देखिए इस टेबल को यहाँ देखिए, 5 फंक्शनल मैलेफिक हो जाएंगे यहाँ टॉरस के लिए,
1 2 3 4 5 जैसा हमने पढ़ा था, तो remaining 4 Sun, Moon, Mercury and Saturn, they will be functional benefit planets. All other planets besides the above are functional benefit planets. Rahu and Ketu का थोड़ा बिहेवियर अलग होता है, वो हम we'll discuss Rahu and Ketu का अलग से status हम पढ़ेंगे. That we'll do as we go along in the prediction part of, you know, whatever we are going to study. So this is a ready reckoner table जो कि हमने बना दिया है, इसको आप देख लेंगे. अब concept clear रहेगा तो you need not see this also. राहु एंड केतु कब वो फंक्शनल बेनिफिक होते हैं? मोस्टली फंक्शनल मैलेफिक होते हैं राहु केतु, बट एट टाइम्स दे आर केपेबल ऑफ डूइंग गुड आल्सो. एट टाइम्स नहीं, कई बार करते हैं. वो डिपेंड करता है उन कैसी पोजीशन है, कहाँ है, क्या वो है. दैट इज अ सेपरेट चैप्टर दैट वी विल कम टू दैट. बट फॉर अदर प्लैनेट्स दिस इज द रूल. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ functional malefic and functional benefic planets in this systems approach that we are taking up. So one more question. These planets can be in the any house. Basically, for Aries, let's say Mercury is a malefic planet. So Mercury can be in any of the house, and it can be malefic for that person. Yeah. It need not be here. Okay. It is the suppose यहाँ पे 6 नंबर है. आप जो पूछ रही हैं वो ये है. देखिए मैं आपको बता रहा हूँ. What you're asking is मरकरी की मूल त्रिकोण राशि कितने नंबर की है बताइए? 6 नंबर. ठीक है. एंड ठीक है. अब ये एक हो. This will be 1. Okay. This will be 7. Okay. Now this is an Aries Lagna for which the house is occupied by the Mool Trikon is occupied by Virgo. Okay. Virgo, which happens to be the Mool Trikon Rashi of Mercury. Mercury can be anywhere in the horoscope. Okay. Mercury यहाँ है, but is a functional malefic planet for this horoscope. Okay. अब ये कैसे act करेगा, ये malefic results कैसे देगा, that is a part of predictive astrology. वो हम पढ़ेंगे. But anywhere, it can be situated anywhere. It will be a functional malefic planet. It will by and large give functional malefic results. There are certain reservations that we will study. ठीक है? So this is it. कहीं भी situated हो सकता है. Okay, thank you, sir. ये टेबल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा. Need not memorize it. It application of your understanding will कोई जरूरी नहीं है. And unlike what अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था, that memorizing part I told you is over. ठीक है? Memorizing part वो खत्म हो चुका है हमारा. अभी हम आते हैं, देखिए. Now there is a concept of the most malefic planet in a horoscope, most benefic planets in a horoscope. That concept is there. So out of the 5 functional malefic planets, Rahu Ketu खुद के अलावा, which will be the most malefic? That this is very important. Most benefic planet का उतना एक categorize कर दिया गया है, most benefic planet. But then a benefic is a benefic. उसमें थोड़ा सा results देने में ऊपर नीचे 19-20 का होता है benefic planets में. But most malefic planet, most malefic, यानी कि 3, 4, 5 ग्रहों में से सबसे अशुभ ग्रह, मेनली 3 में से कौन सा होगा, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? वो यहाँ पर ये हमने ये इसका एक राइट अप यहाँ बनाया है. देखिए, मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट का डेफिनेशन यहाँ है. MMP, most malefic planet is wherever you come across MMP now, that means the most malefic planet. FM means functional malefic, FB will mean functional benefic, and MMP will mean the
most malefic planet. So now look, in any horoscope, थोड़ा इसको हम नीचे कर लेते हैं. ये यहां पर हमने दे दिया है ऊपर सारा. Second house, third house, fourth house, 9th, 11th. These are benefic houses. 12th, 6th, 8th. These are malefic houses. Okay. The definition of most malefic planet, MMP. In any horoscope, the lord of the 8th house containing a Mool Trikon Rashi is the most malefic planet, MMP. In any given horoscope, the most malefic planet is the lord of the 8th house with a Mool Trikon Rashi. Like अभी हम लोगों ने जुपिटर ये टॉरस लग्न डिस्कस किया था. टॉरस लग्न में 6th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है वीनस, 8th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, 12th हाउस का लॉर्ड है एरीज. 3 मैलेफिक प्लैनेट्स हैं टॉरस लग्न के लिए. लेकिन उनमें से सबसे मैलेफिक कौन होगा? सबसे मैलेफिक वो होगा जिसकी मूल त्रिकोण राशि 8वें भाव में है. इन केस ऑफ टॉरस वो हो जाएगा जुपिटर. सो जुपिटर हैपेंस टू बी द मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट फॉर अ टॉरियन नेटिविटी. टॉरस के जातक, वृषभ जातक के लिए, वृषभ में जिसका जन्म हुआ है उसके लिए जुपिटर, बृहस्पति, गुरु जिसको बोलते हैं, सबसे मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है. उसका भी टेबल यहाँ लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, इसको आप समझ लीजिए. लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 8वें भाव में मूल त्रिकोण राशि होगी ही होगी, है ना. तो नाउ सेकंड में आइए. इफ देयर इज नो मूल त्रिकोण राशि in the 8th house, then the lord of the 12th house containing a Mool Trikon Rashi is the most malefic planet. अगर 8वें में कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं पड़ रही है तो 12वें भाव में अगर कोई मूल त्रिकोण राशि है तो that will become the most malefic planet. मोस्ट मैलेफिक मतलब सबसे नुकसान करने वाला वो ग्रह हो जाएगा. अगर 8वें भी कोई मूल त्रिकोण नहीं है, 12वें में भी मूल त्रिकोण नहीं है, तो फिर क्या है? फिर कौन होगा बताइए आप लोग? केतु. केतु. हाँ, 6th हाउस का लॉर्ड नहीं होगा. ओके, 6th हाउस का लॉर्ड मूल त्रिकोण राशि वाला, दैट विल नॉट बिकम द थर्ड मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट. अगर 8वें 12वें में नहीं है तो 6th का लॉर्ड जो है वो मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट नहीं माना जाता है. Then Ketu becomes the most malefic planet for that particular लग्ना. ओके, क्यों नहीं माना जाता उसको अभी हम आपको उसको बताते हैं. देखिए, ये देखिए जहां जहां आपको केतु नजर आ रहा है, यहाँ ये लेफ्ट साइड का टेबल देखिए. असेंडेंट मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट एरीज के लिए केतु है क्योंकि 8वें 12वें में कोई भी नहीं है. ठीक है. अभी जो दिव्या जी ने बोला एग्जाम्पल जो हमने ऊपर देखा था 6 नंबर यहाँ पर लिख करके 6th हाउस में एरीज, तो उसमें मरकरी विल नॉट बी दी मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट फॉर एरीज लगना, केतु होगा. सिमिलरली जेमिनी में देखा हमने कि कोई मैलेफिक प्लैनेट नहीं है. तीनों 6ठे 8वें 12वें भाव में कोई भी मूल त्रिकोण की राशि नहीं है, तो कोई भी फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट नहीं है एक्सेप्ट राहु एंड केतु आर कॉमन. ओके, तो उस ऐसे केस में केतु हो जाएगा. अच्छा, क्यों नहीं माना जाता है 6th हाउस के लॉर्ड को? 6th हाउस के लॉर्ड को क्यों नहीं माना जाता है मैलेफिक, मोस्ट मैलेफिक क्यों नहीं माना जाता है? उसका कारण है 6th हाउस, although 6th house is supposed to be a malefic house, but it is not 100% malefic. बहुत सारी चीजें जो हैं पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव रिजल्ट्स लाइफ में जो है हमें 6th हाउस से मिलते हैं. 6th हाउस से हम अपना फाइनेंशियल स्टेटस भी देखते हैं. 6th हाउस से हम विक्ट्री ओवर एनिमीज देखते हैं. 6th हाउस से हम लिटिगेशन में सक्सेस देखते हैं. 6th हाउस से हम देखते हैं सक्सेस इन कंपटीशन.
winning of election, you know, any type of winning of in sports events, cricket matches में 6th house का बड़ा importance है. Financial status भी हम देखते हैं 6th house से. नौकरी भी 6th house से देखते हैं. More so in KP. इसमें भी नौकरी भी 6th house से देखते हैं. तो लेकिन 6th house से कुछ खराब चीजें भी देखते हैं. जैसे 6th house से disease हम देखते हैं. जिन disease देखते हैं, enemies देखते हैं, litigations देखते हैं. So it is a 50-50. 6th house is a 50-50 house. It is called a malefic house, but it is a 50-50 house. Malefic यूं और भी है क्योंकि मैरिज के लिए बहुत नेगेटिव हाउस है वो. अगर छठा और छठे का 7वें से जो है कनेक्शन है, if the lord of the 7th house is sitting in the 6th, you know, it can result in a disturbed marriage sort of a thing. Disturbed marriage or disturbed married life. इसीलिए 6th house is a mixed house, leaning more towards the negative side. That is why it is called a malefic house. You can call it a 50% malefic house, or maybe at best 75% malefic house, but definitely 25 to 30 to 40% it is a benefic house. Therefore, the lord of the 6th house is not considered to be the most malefic planet if there are no Mool Trikona Rashis in the 8th and the 12th houses. In that case, Ketu assumes the role of the most malefic planet. ये टेबल है, इसको भी अगेन आपको मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं है. ये फॉर्मूला जो है ये अगर आप फॉलो कर लेंगे, इसकी क्लैरिटी इस डेफिनेशन की अगर आपको हो जाएगी, देन यू नीड नॉट मेमोराइज दिस. इसको आपको कंठस्थ करने की सब आवश्यकता नहीं है. ये सारी चीजें समझने वाली हैं, इसमें याद करने का कुछ भी नहीं है. ठीक है. मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट, देखिए मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट जो है ना, आप सिस्टम्स अप्रोच की किताबों में अगर आप पढ़ेंगे ना, तो सिस्टम्स अप्रोच की किताबों में के हिसाब से अगर 4th हाउस में मूल त्रिकोण राशि कोई है तो उसका स्वामी जो है मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है. 4th हाउस में नहीं है तो फिर 2nd हाउस में अगर कोई है मूल त्रिकोण, उसका स्वामी माना जाता है. 4th में भी नहीं है, 2nd में भी नहीं है, तो 9th हाउस के लॉर्ड को माना जाता है. 9th में भी कोई नहीं है तो 3rd हाउस के. दिस यू विल फाइंड इन सिस्टम्स अप्रोच बुक्स by my Guruji, by Shri V.K. Chaudhary and now his son Mr. Rajesh Chaudhary. लेकिन हमने अपने तरफ से इसमें एक एडिशन कर दिया है, because as per my experience, the 11th house is the most benefic house in the horoscope. Without the 11th house being in strength, you will not have a very successful life. और कितने भी सारे ग्रह स्ट्रांग होगा, बट 11th हाउस का मजबूत होना जरूरी है. So what I have done out of my experience, I have added the 11th house, Mool Trikon, Lord of the 11th house, along with the Mool Trikon, Lord of the 4th house, as the most benefic planets. ठीक है. तो ये यहाँ पे this again, you need not memorize this. इसको memorize करने की आवश्यकता आपको नहीं है. मेमोराइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है. और वैसे भी ये तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दिस मैलेफिक प्लैनेट्स, क्योंकि देखिए क्या है, अब आप इसमें आपको टेंजिबल डिफरेंस निकालना बड़ा मुश्किल होगा कि वे करना. वैसे क्वांटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स हम लोग है, वी विल डू दैट आल्सो, क्वांटिफाइंग द strengths of planetary strengths and the strengths of houses in percentage terms. That we will do. We have a formula for doing that. But उसमें आप देखेंगे कि most of these planets, इसके number तो हम देते हैं, but इसमें tangible difference आपको इनके results में जो है ना, it is very different. It is very difficult to sort of
से कि हाँ इसने ज्यादा फायदा किया, फोर्थ हाउस के लॉर्ड ने ज्यादा फायदा किया, या सेकंड ने ज्यादा फायदा किया, थर्ड ने ज्यादा फायदा किया, नाइन्थ ने ज्यादा फायदा किया, ठीक है, या 11th ने। तो ये ठीक है, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए, ऑल दीज हाउसेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नाइन्थ, 11th, they are all benefic houses, subject to various conditions, of course, subject to the strengths of their lords. Strengths of the lord, they can be either this lord can be weak or the lord can be strong. If it is weak, results उसे हिसाब से देगा, if it is strong, results उसे हिसाब से देगा. Strengths of planets, how to judge the strengths of planets, वो हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे. आज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वो कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो ये 11th हाउस हमने अपने तरफ से ये ऐड किया है. अब नाउ देखिए, अब मैंने आपको बोला था कि केपी और वैदिक में साथ साथ क्यों नहीं करना चाह रहा था, उसके पीछे एक कारण था. अभी 2 दिन केपी में पढ़ा था, 2 दिन वैदिक पढ़ा था, फिर कल को ये होता ना कि कृष्णमूर्ति में तो इम्प्रूविंग हाउसेज आर 1 2 3 6 10 and 11. और आप इसमें देख रहे हैं कि मोस्ट बेनिफिक हाउसेज में फोर्थ भी आ रहा है. कृष्णमूर्ति पद्धति में 9th और 4th इम्प्रूविंग हाउसेज में नहीं गिनते हैं. 9th और 4th नहीं गिनते हैं इम्प्रूविंग हाउसेज में. ठीक है, दैट इज वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो हम जब आएंगे तो वील गेट टू दैट, क्यों नहीं गिनते हैं. वो न्यूट्रल गिनते हैं, या फॉर सम पर्पसेस केपी में 4th हाउस फायदा करता है, 5th हाउस for some specific purposes फायदा करता, but generally not supposed to be a good house, because KP में it is, gains to your enemy, which is represented by the 7th house. So that is a different ball game altogether. KP is a different ball game. That is why I said we'll finish with Vedic first. और आपको आज मैं एक बात बता देता हूँ कि वैदिक को कभी भी अंडरमाइन मत कीजिएगा आप लोग. You see, there'll be predictions. आप बहुत सारे prediction आपको कई बार केपी में कुछ नहीं सुराग मिलेगा, कई बार वैदिक में नहीं मिलेगा, दोनों को मिला करके देखेंगे तब सुराग मिलता है. And when it comes to natal astrology, horary, of course, it is 100% KP. उसमें उसका कोई जोड़ नहीं है, कोई उसके वर्ल्ड वाइड कोई पद्धति उसका मुकाबला नहीं करती है. horary, प्रश्न पद्धति जिसको बोलते हैं, उसमें it is all KP. It is all KP and only KP. बट नेटल में डेफिनेटली हमारा वैदिक का जो सिस्टम्स अप्रोच है, इट इज ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रांग विकेट और ऑन अ वेरी स्ट्रांग फाउंडेशन दैट वी विल सी व्हेन वी स्टार्ट प्रेडिक्टिंग. तो ये आज के लिए हमने इतना ही रखा था. आप लोग इसमें बताइए, अगर और कुछ पूछना है या डाउट, आप लोग के दिमाग में डाउट्स आ रहे हो तो हमको बताइएगा. सर मल्टीपल मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट्स नहीं हो सकते क्या? हाँ, मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट्स मल्टीपल नहीं हो सकते क्या? फॉर ये तो है ना, एग्जांपल मल्टीपल यहाँ दिया है हमने मेरे डेफिनेशन में. अच्छा सॉरी, इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं. मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट्स MBP, ओके. इन एनी हॉरोस्कोप, खाली समझा दिया हमने. इन एनी हॉरोस्कोप द लॉर्ड्स ऑफ द 4th and or 11th houses containing a मूल त्रिकोण MT, मूल त्रिकोण राशि is the most benefic planet of the horoscope, 4th and 11th. If there is no Mool Trikon Rashi in the 4th house, oblique 11th house, then the lord of the 2nd house, it gets the mantle of, of the most benefic planet. It becomes the strongest planet. Let us put it that way. Strongest matlab, strongest benefic planet ban jata hai, 2nd. Then the lord of the 2nd house containing a Mool Trikon Rashi becomes the MBP of the horoscope, most benefic planets. If then again, if there is no Mool Trikon in the 2nd house also, 4th में भी नहीं है, 11th में भी नहीं है, 2nd house में भी नहीं है, also then the lord of the 9th house with a Mool Trikon Rashi becomes the MBP. In case there is no empty Mool Trikon Rashi in the 9th house too, then the lord of the 3rd house containing a Mool Trikon becomes the MBP. ये इसका definition है, but don't pay too much attention to all these planets, all these planets, they are very very beneficial depending again. वो देखिए, ये खाली ये theoretical है,
इसमें इट इज कोई जरूरी नहीं है कि फोर्थ हाउस का जो है मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट या 11th हाउस का मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट्स दे विल गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स, ऐसा नहीं है. How strong or weak they are, that we'll study tomorrow. Even a functional benefic planet, if it is rendered totally weak, you know, on account of so many factors, what makes a planet strong, what makes a planet weak. Malefic or benefic की बात नहीं है, अब ये strong or weak planet. Even a functional malefic planet can be a strong planet. That we'll study tomorrow. अगर आज ही मैं कर दूंगा तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा. Even a functional malefic planet can be strong, and even a functional benefic planet can be weak. It is not that कि वो functional benefic है तो वो अच्छा ही result देगा, ऐसा नहीं है. That ये systems approach की ये beauty है. How you know he has sifted out and the measuring, how he measures the strengths of planets. Agar if a malefic planet becomes very weak, then it becomes very, very deadly. It becomes a killer. If a benefic planet, even if the most benefic planet becomes weak, it does not become a killer, but then it will not protect the interest that it is supposed to protect. Yes, 11. Sir, can you please repeat that regarding the malefic? I just missed it. मैं इसीलिए उसको नहीं अभी malefic I will repeat it, but don't pay much attention to it. कल पढ़ेंगे तब आपको साफ हो जाएगा. And as we go along, these are concepts, you know, they need to be crystal clear in your head. वो मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं बताऊंगा. हाँ, जो मैं बोल रहा था, what you missed is even a malefic planet. Okay, say for example, even a malefic planet. Say for example, Taurus. Not the most malefic. Taurus का मान लीजिए कि Jupiter. Taurus का मान लीजिए Venus है. Venus is a malefic planet for a Taurian. Okay. Okay, but sir. It can be either strong or weak. It is a malefic planet, but it can be strong or weak on count of so many factors. There is a definition of weak planets, and a strong planet का जैसे है, it can, if it is a functional malefic planet, if it is placed in the 11th house, placement is one thing that decides, that contributes to the strength or weakness of a planet. Any planet, whether a functional malefic or a functional malefic, sitting in a benefic house gains some strength. Any functional malefic or a benefic planet sitting in 6th or 8th or 12th house loses strength. So a functional benefic planet also sitting in one of these houses, 6th, 8th or 12th, straight away 50% उसकी strength कम हो जाती है. That is एक वो है. फिर बहुत सारे factors हैं, वो कितने डिग्री का है, ठीक है. इन्फेंसी में है, ओल्ड एज में है, 5 डिग्री से कम का है, 25 डिग्री से ज्यादा का है, loses strength. बीच में है, अगर 10 डिग्री और 25 डिग्री के बीच में है, it is strong. Combust है कि नहीं, how near it is to the sun. There are so many factors. वो हम लोग, even a functional malefic planet can do good. अच्छा कर सकता है, हमेशा खराब नहीं करेगा. That is why the systems approach is so very interesting. And you know, as we go along with examples, हम पढ़ते जाएंगे. Examples, proven empirical research किए हुए examples के साथ हम पढ़ते जाएंगे. So this will be very interesting, sir. Yeah, that is why, you know, I was very insistent that, you know, all of you must learn this systems approach. Sir, I have one question for the Libra Lagna. Yeah. Sun is a lot of the Sun has a mul trikona in the 11th house, and Jupiter has its mul trikona in the 3rd house. So can we consider both Jupiter and Sun? Sun being the first class benefic and Jupiter being the second in command. ऐसा सोच सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं. कौन सा लिब्रा लगना ना? Libra. हाँ, लिब्रा तो आपका सन तो ये देखिए आ ही गया मोस्ट बेनिफिक.
फिर दूसरा आप किसके बारे में पूछ रहा, फिर आप किसके बारे में? I was talking about Jupiter being the third in the third house. His Mul Trikona signs comes in. It is a benefic. Third house. It is a benefic. मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, डोंट पे टू मच अटेंशन टू दिस. वो चूंकि कैटेगराइज किया गया है, इसीलिए मतलब वो ये you see, this is just a categorization. Unless and until you know, unless how they are in strength, we'll study tomorrow. Okay. Unless and until they are in strength, तो ये definition धरी की धरी रह जाएगी, जिसको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कहते हैं, वो रखी की रखी रहे. अगर वो ये strong नहीं हुए तो ये most benefic तभी होंगे when they have certain degree of certain amount of strength. ताकत इनके अंदर होगी तभी होगा वो. that is a long chapter. अभी मैं खोल लूंगा तो फिर टाइम भी बहुत लगेगा और unnecessary. इसको पहले let it sink in. कल क्लास नहीं है हमारा, फ्राइडे को है. Let this sink in. इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा. It's very interesting. आप देखिए जेमिनी में कोई भी फंक्शनल मैलिफिक नहीं होता है, बट इट इज नॉट दैट कि जेमिनी लग्न वालों के साथ कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है. सो फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट का खाली ना होना इज नो गारंटी कि उसके जिंदगी में कोई अनिष्ट या कोई खराबी नहीं होगी. There will not be adverse incidents or events in his life. So that way, तो इसमें कहीं और कुछ अगर बताइए, कुछ अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो. हाँ सॉरी, राहु केतु रह गया. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, नीचे हमने दिया है Rahu and Ketu are also capable. I told you Rahu and Ketu are, as a general rule, they are considered as malefics only. They are considered as malefics. Rahu and Ketu are also capable of giving good results if they are well placed and not afflicting the MEP of a house or planet by conjunction or aspect. Rahu and Ketu अच्छा करते हैं, especially on the material side of things. Rahu, if it is well placed in one of the benefic houses, uske conditions hain. Rahu well placed in one of the benefic houses, not in the malefic houses, are also capable of giving good results if they are well placed. Not afflicting the MEP. देखिए ये affliction क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग को थोड़ा आइडिया हमने दे दिया है. Not afflicting the MEP of a house or a planet by conjunction or aspect. Rahu Ketu sitting in good houses, not अगर MEP जैसे लग्न का 10 डिग्री है तो हर एक भाव का MEP 10 डिग्री होगा. that we are already clear on. नहीं सॉरी, कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो, Anyone saying something? No, so somebody is not muted. Okay. हाँ, तो राहु केतु, if they are if they are well placed, I'll tell you what I'll suppose. Sir, I had one question. Yeah. When we say that Rahu Ketu is not afflicting by conjunction or aspect, that means Rahu should not aspect that, not the other way, the other planet aspecting Rahu, like in KP, not that way, no? No. Rahu Ketu afflicting. ये Okay, ये कोई भी है, ये 2 है और 2 है, ये 2 डिग्री है और इसका डिग्री है मान लीजिए 5 डिग्री है, 5.26 लग्न है. अब राहु यहाँ बैठा हुआ है 15 डिग्री पर, ठीक है. तो नाउ राहु is placed well. It is sitting in the 10th house, which is a benefic house. तो राहु के conjunct भी नहीं है MEP के साथ. 5.26 will be the MEP of the 10th house also. Conjunction भी नहीं है इसका. It is well placed. और we are just presuming कि किसी
और ग्रह को ये नजदीकी से नहीं देख रहा है, ना किसी और प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है. It is neither afflicted nor afflicting. Okay, it is neither afflicted nor afflicting. अगर राहु है, then राहु during its own period, during its Mahadasha, Antardasha, will give you good results. राहु केतु will always afflict. ये ध्यान रखिएगा. अभी अगेन जंपिंग की गन वाली बात है, बात उड़ गई तो हम बता दे रहे हैं. राहु ट्रांजिट में they will always afflict. ट्रांजिट में, because you know what transit is. All these planets they keep moving. ये move करते रहते हैं ना. They are not stationary. Planets move करते हैं, zodiac move करता है, Earth moves, so you know everything, and the planets also are moving. So Rahu Ketu, well placed Rahu and Ketu, they are generally, they will, Ketu, not so much Ketu, Rahu gives good results. Ketu is, as it is, Ketu is known as the planet of misery. Ketu को बोलते ही in the planet of miseries. So anyway, वो as we go along राहु केतु को जो हम discuss करेंगे फिर पता चल जाएगा. Sir, एक simple, I just have one more question for the same one. Sir, राहु को 15 डिग्री में रहने दीजिएगा. Assuming there is another planet in the 4th house in the same around in 15 degrees. So can we say that it's afflicting Rahu or Rahu is afflicting it? Yes, Rahu is afflicting it. Okay. Okay. ठीक है. Okay. Or will that be vice versa also, that that planet is afflicting Rahu? No, not so much. No. Not Venus so much. 14 degrees है तो Venus is gone. And then Rahu, once it afflicts, तो राहु के अच्छा करने की ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं अच्छा करेगा. एक प्लैनेट को अफ्लिक्ट कर रहा है, MEP को अफ्लिक्ट नहीं कर रहा है, और भी डिपेंड करता है नो, आइसोलेशन में नहीं देखा the entire horoscope. ठीक है, तो फिर वो अपने पीरियड में क्या So करेगा. it will destroy the significations of Venus then. It will destroy the significations of Venus. Not exactly destroy, depend. Now again it will depend Venus की क्या position है. Venus यहाँ पे इसलिए destroy होगा because Venus, you know, Venus becomes very malefic here because Venus is already a functional malefic for Taurian Lagna. If it is a Taurian Lagna, it is impacted by Rahu, so Venus becomes very vicious. Okay, that is what is going to happen. It becomes very vicious under the influence of Rahu. और स्पेशली अगर ये मिड पॉइंट पे सारा कुछ हो जाएगा, then everything is destroyed. अभी हमने एक हॉरोस्कोप अभी डिस्कस भी किया है हम अपने ही बीच में किसी के साथ. राहु और केतु का इम्पैक्ट हमने दिखाया कैसे दैट राहु एंड केतु सिटिंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द हाउस, इट हैड डिस्ट्रॉयड द एंटायर हॉरोस्कोप. क्योंकि राहु केतु अगर मिड पॉइंट पे बैठ गए राहु केतु, वो खत्म कर देते हैं हॉरोस्कोप को. एकदम अगर रैप्ट कंजंक्शन में मिड पॉइंट पे बैठा हुआ है तो बहुत दिक्कत पैदा कर देता है हॉरोस्कोप के लिए, उसकी जिंदगी के लिए. तो ये है आज का. Similarly for Ketu, but Ketu generally Ketu does not give very happy days. देता है, केतु के भी अपने रोल्स हैं. It can take you into astrology, आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएगा, आपको पूजा पाठ की तरफ ले जाएगा, आपका religious bent of mind होगा. It will take you into spiritualism. It will take you into the occult world. It can give you you can support you in astrology. You can become a good astrologer if you have a good Ketu. But material pursuits Rahu देता है generally. And Rahu देता है, but it has its own ways. It's never a fair planet. Rahu अगर आपको पैसा देगा तो वो 2 नंबर के टाइप का पैसा होगा. But nonetheless, it is material benefit that you will get out of Rahu. Sir, I have one question. It's a little off topic though, on remedies. अभी ये जो रेमेडीज हैं इनके जो बुक्स में है चौधरी साहब के, they are talking about the kavachas and stones. So in case if we have to suggest similar remedies, हमको ये कहाँ मिलेंगे बे कवच, या ये उनसे ही मंगवाने कर पड़ेगा क्या, या हम can we also do them? अगर आपको पावर्स है करने की तो आप कर सकते हैं. जैसे हमको तो चौधरी साहब ने he passed on the powers to me.
तो मैं तो करता हूँ बिकॉज मैं उनका शिष्य था। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, अदरवाइज किसी पंडित जी से करवाना चाहिए पंडित जी से करवा लीजिए, ठीक है। I am initiated into the tantric traditions also. मेरे गुरु हैं अपने, so I can do it, right? मतलब कर सकते हैं। I guess so, yes, so then you can do Yeah. it, then you can do it, Okay. आप कर सकते हैं। मैं करता हूँ, Okay, that's great. मैं कवच करता हूँ, और उनके जो सिंपल रेमेडीज हैं चौधरी साहब के ना, very simple, other charities and prayers, okay, they are very very effective, although you know they बहुत बहुत सिंपल तरीके से दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा, but they are very very effective। वो पक्षियों को थोड़ा वो मिठाई दे, फल मीठा दे देना, एंड यू नो गरीब बच्चों को हेल्प कर देना, मरकरी के लिए स्टूडेंट्स को हेल्प कर देना। तो ऑल दी अगर इफ डन विद फेथ एंड बिलीफ, तो दे आर ऑफ इमेंस हेल्प। प्लस जेमस्टोन्स और कवच तो है ही है, कवच इज वेरी इफेक्टिव, कवच इज वेरी इफेक्टिव। ये देखिए मैंने ये चौधरी जी का ये दिया हुआ, मैंने कवच पहना हुआ, ये उन्हीं का, अब तो गॉड ब्लेस हिज सोल, ही इज नो मोर। चौधरी जी का कवच मैंने बहुत साल हो गए पहने हुए, मुझे बहुत फायदा किया है इसने। Yeah, that is great, sir. Thank you so much. That was very very important. ये बात बहुत important थी मुझे। कवच का भी एक चैप्टर होगा, तो मैं पढ़ाता हूँ मैं, where that comes towards the end. Okay. So that's about it for today. I don't want to go to the next chapter. इसको आप लोग इसको कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। ललित जी एंड मिस्टर विनोद, वीडियो कोई आपको फर्क लगा कुछ जो मैंने पढ़ाया और आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है? नहीं, काफी फर्क है सर। So it is getting very interesting, sir. Yeah, it will get interesting. It will get interesting. It is very simplified, ठीक है, कोई उसमें वो 50 तरीके के फॉर्मूले और ये वो कुछ नहीं है, वेरी वेरी प्लेन एंड सिंपल, सीधा सीधा है। और अभी तो हम लोग स्ट्रेंथ, हाउ टू गेज एंड यू नो व्हाट आर वीक प्लैनेट्स, स्ट्रांग प्लैनेट्स, how to judge the strengths of planets, and then how we quantify the strengths of planets and houses in percentage terms. So that also is very interesting. All that we'll be doing. Then when we are finished with all that, फिर हम prediction proper पे आते हैं। So I guess that's it for today, and हमें लग रहा है कि होपफुली मुझे लग रहा है कि मैंने सारा कुछ क्लियर तो अपने तरफ से मैं कर रहा हूँ। All clear to everyone? Divya ji, is it clear? Everything is clear? Done, sir. It is clear, sir. नहीं, वो मैं उनसे पूछ रहा हूँ। I think she is the only student जो कि बिल्कुल फ्रेशर हैं, बाकी तो काफी कुछ लोगों को आता है in their own different ways. दिव्या जी, आपको क्लियर है ना बिल्कुल? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, वेरी गुड। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसमें। The more you practice, कागज पेंसिल पे बना करके, you know, then you'll get the hang of it. और आपने जो वो अमित, वो आपने जो भेजा ना, वो कैसे, वो एक चार्ट जो आपने बनाया है उसका, हाँ, तो उसको देखिए, हमने आपको बताया था ना, वो अपने तरीके से उसको लर्न कीजिए, जो तरीका आपको it is actually quite simple if you know, if you think of it in a very rational manner। वो ऑर्डर याद कर लीजिएगा, you know, केतु से लेकर के मरकरी तक, that sequence of planets, and then you know, once you have the hang of it, the first in the zodiac, the first nakshatra is of Ketu, 13 डिग्री 20 मिनट, एरीज। फिर आपको मालूम है 30 डिग्री का एक राशि होता है, 13 डिग्री 20 मिनट के बाद एरीज में केतु इज फॉलोड बाय वीनस, सो 13 20 से 26 40, उसके बाद 3 डिग्री 20 मिनट बचता है, तो उसके बाद वीनस के बाद सन। 3 डिग्री 20 मिनट का तो कोई वो होता नहीं है नक्षत्र,
so वो spill over हो जाएगा, जी you know, it will get spilled over into Taurus. उस सीक्वेंस में याद कीजिएगा ना तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। खाली आप उसका नाम लिखिए, प्लैनेट का नाम लिखिए और सब सामने डिग्रीज लिखिए और राशि का नाम लिखिए। प्लैनेट्स की ओनरशिप ऑफ उसका जो कॉन्स्टलेशन होता है, डिग्रीज विल बी द सेम। हर एक जहां भी उसका जहां भी उसका नक्षत्र है सेम डिग्री रहेगा, बिकॉज केतु विल ऑलवेज बी 0 degrees to 1320 in all its 3 nakshatras. Venus will always be in all its 3 nakshatras, it will be 13 degrees 20 minutes to 26 degrees 40 minutes. उस तरीके से that sequence if you get, you know, वो ब्रेन में वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा एक बार में, वो that will stand you in good stead. अभी तो उतना नहीं, क्योंकि इसमें वैदिक में we don't use नक्षत्र मच नहीं, इनफैक्ट बिल्कुल ही नहीं यूज करते हैं। यस सर। लेकिन केपी जब पढ़ेंगे तब वो आपको अभी से तैयार रहेंगे तो वो आपको मेहनत उस समय बहुत बचेगी। चलिए, आई गेस आई थिंक इट्स आज के लिए ठीक है। सो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट। गुड नाइट। Right, sir. Thank you. Good night, sir. Thank you. Thank you, sir. Good Good night, night. sir.